हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बिल्कुल मस्त रहना है और व्यस्त रहना है पढ़ाई में, और नीट को क्रैक करने ही अपन को आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिवॉल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे यार, उसी को क्रैक करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है जमा जमा के नीट के अंदर एनटीए देता है यार, और बेसिकली इस बार भी देने ही वाला है। तो ताओ तैयारी करते हैं इवोल्यूशन की, इस बार हराएंगे बेटा अपन इवोल्यूशन को सारे मिलके। क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। उससे पहले कुछ देख लें, एवोल्यूशन किसको कहते हैं? एक ऑर्डरली चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो ऑर्डरली चेंज होता है, कुछ सीक्वेंस वाइज जो चेंज होता है, एवोल्यूशन कहलाता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जब बात करें तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जो अपन लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से ओरिजिन हुआ था उनका और किस तरह से चेंज हुई वो डिफरेंट पीरियड्स के दौरान, तो वो देखते हैं अपन इवोल्यूशन के अंदर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। ओरिजिन ऑफ लाइफ अपन देखने वाले हैं बेटा, किस तरह से लाइफ का ओरिजिन सबसे पहले इस धरती पे हुआ होगा। बिग बैंग थ्योरी जो है वो ये बताती है कि यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स एगो इस जो है सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। और वो भी कैसे? थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या बिग बैंग ऑफ ए डेंस एंटाइटी, मतलब एक डेंस एंटाइटी का वहां पे एक्सप्लोजन हुआ। और बात करें कि एक्सप्लोजन से वहां पे डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट स्टार्स और ये सब चीजें बन गई वहां पे। बात करें अपन, द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जो शुरुआती जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसके ऊपर। वाटर वेपर CH4 CO2 और NH3, याद रखेंगे इन कंपाउंड्स को। वाटर वेपर CH4 CO2 और NH3 ये रिलीज हुए थे बेटा, मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। ये पूरा मोल्टन मास जो कवर्ड कर रखा था सरफेस को, जब कुछ नहीं था तब ये था। और जब ये था तो हुआ क्या कि H2O ने जो बेटा यूवी रेज की वजह से वहां पे H2O O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, NH3 O2 यूवी रेज की वजह से बेटा वहां पे वाटर के अंदर, और CH4 O2 की वजह से बेटा वहां पे सॉरी यूवी रेज की वजह से वहां पे CO2 बना ली उन्होंने वहां पे। तो हुआ क्या कि ओजोन लेयर वहां पे फॉर्म हो जो गई, और जैसे वो ओजोन लेयर ठंडी हुई, एज इट कूल द वाटर वेपर फेल्स एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियंस। जो खड्डे हुए थे, जो डिप्रेशंस हुए थे जितने भी वहां पे अर्थ के ऊपर, तो उन सबको डिप्रेशंस को भरने के लिए वहां पर रेन हुई बेटा। जब कंडेंसेशन हुआ तो वहां पर रेन हुई तो बेटा बात करें कि वहां पे जितने भी डिप्रेशंस थे वो सब भर गए और ओशियंस वहां पे बन गए। ऐसा किसके अकॉर्डिंग था? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब देखते हैं कि इस धरती पे सबसे पहले लाइफ किस थ्रू आई थी। तो अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पेनिस्पर्मिया, क्रिएशनिज्म, और बात करें कि क्रिएशनिज्म और केमिकल एवोल्यूशन, ये थ्योरीज दी गई हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस की। इसके अकॉर्डिंग जो है लाइफ इस धरती पे बेटा डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड से आई थी। इस धरती पे लाइफ सबसे पहले कैसे आई? कोई डिकेइंग मैटर था, उस डिकेइंग मैटर की वजह से इस धरती पे सबसे पहले लाइफ आई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लोइस पार्सर साहब ने डेमोस्ट्रेट किया कि लाइफ जो है ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका बहुत खंडन किया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात करें कि यार डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर से आ जाएगी। तो उन्होंने प्रूफ किया, किसने? लोइस पार्सर ने, कि नहीं, डिकेइंग मैटर से नहीं आई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ आई है बेटा। He showed that in pre-sterilized flask life did not come from killed yeast while another flask open to where new life arises। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया कि एक जो है मटन को लिया, मटन को वहां पे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद बेटा उन्होंने वेट किया और देखा कि वहां पे कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ये जो वापस से इस मटन को, नया मटन लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसकी जो नेक थी उसको तोड़ दिया। जैसे तोड़ा बेटा और वेट किया तो उसके बाद आपको माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पे दिखाई दी। तो उन्होंने बताया कि भैया डेड और डिकेइंग मैटर से नहीं आई, वहां पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही वहां पे कोई लाइफ आई है। बायोजेनेसिस की थ्योरी अपन देखें तो इसने बताया था कि इट स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती, खुल के बाद सामने आई। और ये थ्योरी प्रपोज की थी बेटा फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजानी और बात करें लोइस पास्टर साहब ने, बिल्कुल करी थी। फिर आई कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया। उसने ये बताया कि द यूनिट्स ऑफ लाइफ, उसको स्पोर्स कहा, वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई साहब स्पोर्स इस ब्रह्मांड में घूम रहे थे और अलग अलग बात करें कि अलग अलग प्लानेट पे गए, किसी प्लानेट पे जाके वहां पे स्पोर्ट्स ने लाइफ का ओरिजिनेशन किया, किस पे? अर्थ पे जाके। तो ये थी बेटा कॉस्मिक थ्योरी।
फिर आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट स्टेट्स दैट एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर दैट इज गॉड। इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी अदृश्य जीव जंतु हैं, जो दिखने वाले हैं और जो मरे हुए हैं, जो बात करें जिंदा है, सब किसने क्रिएट किए? भगवान ने क्रिएट किए। हाँ बिल्कुल भैया ठीक है, ये थ्योरी जो है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो सब कुछ गॉड का ही है, ठीक है, बट ऐसे ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा जाए तो कहीं पच नहीं रही बात अपन को। तो फिर पचने के लिए तो देखनी पड़ेगी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। जी सर, क्या था इसमें? ओपेरिन और हेल्डेन दो साइंटिस्ट है, बड़े इंटेलिजेंट है यार। उन्होंने ये थ्योरी स्टेट की और ये बताया है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो इस धरती पे ओरिजिनेट हुई थी। कैसे? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या बात है, उन्होंने ये बोला कि इस धरती पे पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? जैसे कि CH4, NH3, H2O, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब की वजह से नई लाइफ ओरिजिनेट हुई इस धरती पे। क्या बात है, थोड़ा पच रहा है बात, पच तो रही है यार। अबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, मतलब उन्होंने बोला कि शुरू में स्टार्टिंग अबायोजेनेसिस, उसके बाद तो बायोजेनेसिस ही बायोजेनेसिस है। सर बिल्कुल करेक्ट कही आपने बात। देखते हैं आगे। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर ने इस बेस पे वहां पे एक्सपेरिमेंट किया और देखा क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उन्होंने क्या किया? दे क्रिएटेड ए सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। उन्होंने जैसा भी बताया ना कि यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो उन्होंने क्या करा? एक ऐसा एनवायरमेंट बना के देख लिया लैब में, और वहां पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स उन्होंने क्या करा कि वहां पे एक कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर भर दिए। भरने के बाद उन्होंने क्या करा बेटा? भरने के बाद उन्होंने वहां पे बेसिकली उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहां पे किया। भाई उस टाइम पे उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से भी वहां पे इनकी रिएक्शन हुई, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर। ये क्लोज्ड फ्लास्क के इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया उन्होंने 800 डिग्री वोल्ट का, ठीक है, और CH4 NH3, और बात करें वहां पे H2 और वाटर वेपर का मिक्सचर था यहाँ पे, और 800 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रोड का वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग कराई। जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग कराई कुछ अमीनो एसिड्स वहां पे बने बेटा, और वो अमीनो एसिड्स बेटा बात करें कि है ना इस जो है बात करें कि इस कंटेनर में आके इकट्ठे हो गए। जैसे इस कंटेनर में आके इकट्ठे हुए ने इसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके ये पता लगाया कि भाई साहब इतनी सी बात है कि यार इस जो बात करें इस फिल्टर के अंदर वो सारे कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं जो बात करें ओपेरिन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी के अंदर कहे कि भैया ऐसे ऐसे वहां पे केमिकल इवोल्यूशन हुआ, तो उनको सारे यहाँ पे देखने को मिले, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब देखने को मिले यहाँ पे। तो समझ गए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा ये। The first non-cellular form of life originates 3 billion years ago. They were RNA, proteins, polysaccharides. ध्यान रखेंगे बेटा, जो फर्स्ट नॉन सेलुलर, जो सेल से कवर्ड नहीं थी, वो पहली नॉन सेलुलर लाइफ इस धरती पे आई थी बेटा 3 बिलियन ईयर्स एगो। और आरएनए, देखो आप, आरएनए वर्ल्ड इसलिए अपन बोलते हैं कि इस धरती पे जो पहला मटेरियल आया था जेनेटिक, वो आरएनए था, पर वो स्टेबलाइज नहीं हो सका, इसलिए बेटा उसको अपन ने जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया, वहां पे प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया, पर धरती पे सबसे पहले आरएनए आया था, फिर प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो प्रूव हो चुकी कि यार आरएनए सबसे पहले इस धरती पे आया था। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, अब अपन एविडेंसेस देखने वाले इवोल्यूशन के लिए कि यार कुछ एविडेंसेस इस धरती पे मौजूद है जिससे अपन कह सकते हैं कि हाँ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एक कोर्स ऑफ पीरियड के दौरान अलग अलग चेंजेस आते 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 आज मॉडर्न लाइफ में जो दिख रही है वो ऐसे आई है। मॉडर्न लाइफ कैसे आई है देखते हैं। कुछ एविडेंसेस हैं, सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल्स की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ऑर्गेनिज्म के बीच में मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज की बात करेंगे। बायोकेमिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस में अपन देखेंगे कि जो है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्यूट हुए तो उनके बीच में बायोकेमिकल जो है सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस कितने हैं। एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की थ्योरी यहाँ पे आ जाएगी। तो बारी बारी से स्टडी करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, बिल्कुल फोकस करना है, समझना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो पहले तो समझते हैं कि पैलेंटोलॉजी क्या होता है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी होता है। फॉसिल्स वो होते हैं जो रिमेन्स होते हैं, हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। इस धरती के ऊपर बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों के ऊपर बेटा इंप्रेशंस पाए जाते हैं। वो इंप्रेशंस जो होते हैं वो हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स के होते हैं। कहने का मतलब है कि हार्ड पार्ट का मतलब यहाँ पे दांत हो गया, हड्डियां होगी, ये हार्ड पार्ट्स हैं बेटा। मसल्स तो डिग्रेड हो जाती है पर हड्डियों को डिग्रेड होने में टाइम लगता है, और क्या पता जब तक उन्होंने इंप्रेशन अगर रॉक पे छोड़ दिया तो बात करें कि वो इंप्रेशन लाइफ टाइम रह जाता है बेटा। और वो रॉक्स जब निकाली जाती हैं एक टाइम बाद फॉसिल्स के रूप में तो पता लगता है कि यार ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था।
बिल्कुल सही बात। फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन। रिटन डॉक्यूमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि साफ दिख रहा है, जो दिख रहा है वही है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स की अपन बात करें तो एक हॉर्स है बेटा, हॉर्स की फाइलोजेनी अपन देख रहे हैं कि हॉर्स, आज का जो मॉडर्न हॉर्स है वो कैसे इवोल्यूट हुआ वहां पे। तो अपन देख रहे हैं कि यार उसके अपन को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले थे। धरती के अंदर अलग अलग एविडेंसेस देखने को मिले, अलग अलग रॉक्स पे, अलग अलग एज की रॉक्स पे, जिसपे पता लगा कि यार शुरुआत कहाँ से हुई और इवोल्यूशन होते होते वो कहाँ पे पहुंच गया। हॉर्स का इवोल्यूशन पर देखें तो बेटा सबसे पहले जो हॉर्स था उसका नाम था इयोहिप्पस। 60 मिलियन ईयर्स एगो पहले आया था। उसमें आप देखो तो उसकी हाइट 0.4 मीटर थी और आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है बिल्कुल। और है ना, बात करें कि यहाँ पे आपको तीन पीछे की तरफ वहां पे फॉर्क्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपको तीन पीछे की तरफ आपको फॉर्क्स दिखाई दे रहे हैं, आगे एक टार्सस है। फिर आया मीजोहिप्पस 40 मिलियन ईयर्स एगो की तरफ की बात करें अपन बेटा, हाइट उसकी 0.6 मीटर और देख सकते हैं यहाँ पे दो ही पीछे हैं और आगे एक तरफ टो है। 30 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो ये टो की लेंथ बढ़ गई है। मैरीचिप्पस उसका नाम था, हाइट उसकी 1 मीटर हो चुकी थी बेटा। प्लियोहिप्पस 10 मिलियन ईयर्स एगो की तरफ इवोल्यूशन हो रहा है और प्लियोहिप्पस जो है उसमें आप देख सकते हैं पीछे कोई टो नहीं है और एक सिंपल मेट वहां पे टार्सस है, हाइट उसकी 1 मीटर ही थी। फिर आया बेटा अभी का जो मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है, जिसका इक्वस नाम है, 1 मिलियन ईयर्स एगो आ गया बेटा और हाइट उसकी 1.6 मीटर है। तो आप अभी जो हॉर्स देख रहे हैं वो उसको इवोल्यूट होने में कितना टाइम लग गया बेटा? 60 मिलियन एगो, 40, 30, 10 और फिर 1 मिलियन ईयर्स एगो। देख रहे हैं कितना कितना डिफरेंस आ चुका है यार। मोर देन 2 बिलियन ईयर्स एगो से ज्यादा लग गया उसको। और अपन देखेंगे तो फॉसिल्स इंडिकेट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स कई बार कनेक्टिंग लिंक भी प्रूव करते हैं। जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म का इंप्रेशन अपन को मिला और बात करें कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उसके आगे आने वाली फाइलम के थे और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे जो उसके पीछे वाली फाइलम के थे। तो बेसिकली वो कनेक्टिंग लिंक हो गया, जो उसकी प्रीवियस फाइलम है उसके और आगे आने वाली फाइलम के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक हो गया। कुछ चेंजेस आए और वो कुछ चेंजेस आगे आने वाली फाइलम के हिसाब से थे और जो रह गए थोड़े बहुत वो पीछे वाली फाइलम के हिसाब से थे, तो उनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बेटा अपन। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेटा। आप देख सकते हैं कि बर्ड्स के जैसे इसमें जो है बात करें यहाँ पे विंग है, ये एवियन कैरेक्टर है और यहाँ पे विंग्स के नीचे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है। टूथ दिखाई दे रहे हैं, बीक दिखाई दे रही है बाहर, तो वो तो एवियन कैरेक्टर, और उसके अंदर बीक के अंदर टूथ दिखाई दे रहे हैं वो रेप्टिलियन कैरेक्टर। आपको एयरफॉल्स दिखाई दे रहे हैं एवियन कैरेक्टर। लॉन्ग टेल दिखाई दे रही बेटा, ये क्या है बेटा? ये वर्टिब्रेट्स के अंदर दिखाई देती है रेप्टिलियन कैरेक्टर। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर और एवियन कैरेक्टर के बीच में आपको दिखाई दे रहा है कौन? आर्कियोप्टेरिक्स। कहने का मतलब है ये रेप्टिलिया और एम्फीबिया के बीच का एक, सॉरी, रेप्टिलिया और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इस तरह का फॉसिल इसका फॉसिल अपन को देखने को मिला था बेटा वहां पे रॉक्स के ऊपर। बड़ा जबरीला लग रहा है भाई साहब, देख सकते हो आप इस तरह का जो फिर अपन ने वहाँ पे डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग मेथड से और चीजें पता लगी अपन को। इस तरीके से वहाँ पे क्लियर फॉसिल आपको दिखाई दे रहा है आर्कियोप्टेरिक्स का। इस तरह रहा करते थे ये, ऐसा इमेजिन किया है कि इस तरह रहा करते थे। टायरेनोसोरस रेक्स की बात करें तो टायरेनोसोरस रेक्स भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। दे गिव एन आइडिया अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके इंप्रेशन भी पता लगते हैं और अपन अभी पता लगा पा रहे हैं डायनासोर्स की वजह से। कैसे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। डायनासोर्स तो सारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से पता लगा पाए अपन। तो डायनासोर्स आप देख सकते हैं यहाँ के काफी एविडेंसेस अपन को देखने को मिले हैं। जुरासिक पार्क, ये तो इस तरह के डायनासोर एग्जिस्ट करते थे पहले। ये कैसे पता लगा? उनके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू ही पता लगा बेटा अपन को। सिग्निफिकेंसेस ऑफ फॉसिल्स अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर में अपन को देखने को मिल रहा है। कोई बिल्कुल नीचे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो बहुत पहले, कोई बहुत नीचे जो जितना नीचे देखने को मिल रहा है इससे पता लग रहा है कि वो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। जो जितना ऊपर देखने को मिल रहा है इसका मतलब वो है कि वो जो अभी है ज्यादा टाइम उसको हुआ नहीं। ज्यादा टाइम मतलब 100 साल नहीं बेटा, ज्यादा टाइम मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड। जितनी लेयर नीचे वो दिखाई देंगे उतना ही पुराने वो बात करें वहां पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी। दिस शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स अलग अलग लाइफ टाइम पे दिखाई दी। सम लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन्स। और कुछ तो बेटा कुछ ही टाइम स्पेन के लिए थी, कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए धरती पे थी, फिर एक्सटिंक्ट हो गई, उसके वहां पे दिखाई दिए। कुछ लंबे टाइम तक दिखाई दे रही थी, उसका मतलब वो लंबे टाइम तक इस धरती पे थी।
मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ने अपन को, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ चुके थे, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली थी फॉसिल्स के रूप में। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करें तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। जब अपन कंपैरेटिवली दो ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो अपन को पता लगता है कि उनके अंदर कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स थे, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर फंडामेंटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट अडेप्टेड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं बेटा जो फंडामेंटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, भले इनका फंक्शन अलग अलग हो, पर इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये बता रहा है कि इनका ओरिजिन भी क्या है, सिमिलर ही, एक ही एंसेस्टर इनके रहे होंगे, ठीक है। पर अलग अलग जगह रहने पे ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, पर इनका स्ट्रक्चर तो सेम ही है, इसका मतलब ओरिजिन भी सेम ही है। ध्यान रखना है इस बात को। और इस फिनोमेना को अपन होमोलॉजी कहते हैं बेटा। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें अपन, वेल के फ्लिपर्स की बात करें, बैट्स के विंग की बात करें, चीता के फुट की बात करें और ह्यूमन के हैंड की बात करें, तो सबके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बात करें ह्यूमस, ठीक है, रेडियस और अल्ना और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे चीता के अंदर भी, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना। बात करें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, बात करें वेल के अंदर भी ह्यूमस, रेडियस और अल्ना और टार्सस और कार्पस और मेटाकार्पल्स। बैट के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है, पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिन सेम होने के बावजूद इनका फंक्शन अलग अलग था, इस वजह से ये अडेप्टेड अलग अलग हो गए। वेल को तैरना था तो बेटा तैरने के फ्लिपर्स आ गए, चीता को दौड़ना था तो आप देख सकते हैं उसके कितना स्ट्रॉन्ग है कार्पल्स मेटाकार्पल्स। बैट को उड़ना था तो वहां पे थोड़ा सा कार्पल्स मेटाकार्पल्स पतले हो गए। ऑल दीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग परफॉर्म, मैन तो चलने के लिए, चीता दौड़ने के लिए, वेल बात करें तैरने के लिए और बैट उड़ने के लिए, बट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं सेम प्लान है यहाँ पे। होमोलॉजी कैन बी सीन इन स्केलेटन में देख सकते हैं होमोलॉजी। दे हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस वहां पे है। हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी, एक्सीटरी सिस्टम, ब्रेन, सबके अंदर कॉमन है। तो देखा जाए तो बेटा ये क्या है, एक होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। पूछे जाते हैं एग्जांपल, ध्यान रखना है बेटा बिल्कुल। और देखें होमोलॉजी इन प्लांट्स में देखते हैं तो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स, बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स, बेटा ये दोनों मॉडिफिकेशन किसके हैं? ये मॉडिफिकेशन है बेटा वहां पे स्टेम के। टेंड्रिल्स की बात करूं या थॉर्न्स की बात करूं, बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन है बेटा वहां पे। तो ओरिजिन दोनों का सेम है, फंक्शन अलग अलग है वहां पे। The origin of homologous organs due to adaptations to different needs is called divergent evolution. ध्यान देना बेटा इस बात पे, homologous organ का बेटा divergent evolution होता है। कैसे? ओरिजिन सेम बट अलग अलग दिशाओं में फैल गए और फैल के अपने आप को अडेप्ट कर लिया, पर उनका कॉमन ओरिजिन है। सन में से निकलने वाली रेज की तरह होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक कॉमन पॉइंट, उससे निकल रही अलग अलग रेज, तो एक कॉमन ओरिजिन बट एडेप्टेशन अलग अलग हैबिटेट की होने की वजह से वहां पे फंक्शन अलग अलग हो गया, पर ओरिजिन जो वहां पे कॉमन रहा। और होमोलॉजी इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को, ध्यान रखेंगे इस बात को। Divergent evolution is the process by which related species become less similar in order to survive in different environmental condition. मतलब ओरिजिन तो सेम हुआ था बट अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने की वजह से वेल पानी में आई तो तैरने वाले फ्लिपर्स आए बेटा। ठीक है, अगर वो धरती पे होती तो उसके भी हैंड जो है चीता और मैन की तरह होते। समझ में आया? पर एनाटॉमिकली सब में सिमिलरिटी वहां पे है। अपन बात करें बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स की और एनालॉजी की। अब होमोलोगस की बात करने के बाद एनालॉगस की बात करते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है बेटा जिनका एक सिमिलर फंक्शन है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और ओरिजिन है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट है, अलग अलग जगह से आए पर यहाँ आके भी सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे। मैं एक चीज समझाऊं आपको कि स्ट्रक्चर, अपन हैंड की बात करें वेल की, तो वेल भी पानी में, पेंगुइन भी पानी में, पर पेंगुइन अलग जगह से आई और वेल अलग जगह से आई और दोनों का स्ट्रक्चर वहां पे फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन एक ही है उनका पर स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है बेटा वहां पे। ठीक है, बात करें दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनालॉजी। देखते हैं अपन विंग्स ऑफ इंसेक्ट। बात करें कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है और विंग्स ऑफ बर्ड जो है, इन दोनों का काम उड़ने का ही होता है पर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स बने होते हैं काइटिन के और विंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं फोर लिम्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, उनको उड़ना था तो पीछे के पैर तो क्लॉ का काम कर गए और आगे के जो पैर हैं, आगे के जो लिम्स है वो उड़ने के लिए विंग्स वहां पे कन्वर्ट हो गए। आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स की आईज में क्या डिफरेंस होता है कि दोनों देखने का ही काम करती है, फंक्शन सेम ही है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है।
आईज ऑफ ऑक्टोपस जो है वो रेटिना फ्रॉम स्किन, वहां का जो रेटिना है वो स्किन के फॉर्म से बना है, और यहाँ पे रेटिना जो है वो एम्ब्रियोनिक ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हुआ तब से बन गया मैमल्स के अंदर। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, वही मैंने बात करी थी अभी आपकी। स्वीट पोटैटो की बात अपन करते हैं, स्वीट पोटैटो एक रूट मॉडिफिकेशन है सॉरी, और पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। जो स्वीट पोटैटो और बात करें पोटैटो, दोनों काम मॉडिफिकेशन, दोनों क्या है, मॉडिफिकेशन ही, स्टोरेज ऑर्गन ही, खाने के काम आ रहे हैं। बट स्वीट पोटैटो रूट की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से बना है, और पोटैटो स्टेम के मॉडिफिकेशन की वहां से बना है बेटा। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स की बात अपन करें तो ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स भी बेटा एक्टोडर्म से बने हैं, और लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट बने हैं एंडोडर्म से, जबकि काम दोनों का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ही काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में डिफरेंसेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, सॉरी होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें अपन, तो वहां पे बात ये थी कि भैया आए एक ही जगह से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगे, वो जहां जैसी उनको रोटी कमानी थी उस हिसाब से। पर बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में था कि आए अलग अलग जगह से पर यहां आके सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग गया वो। तो ये बात है यार किसकी, एनाटॉमी। और एग्जांपल सबके याद रखने बेटा। द ओरिजिन ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स ड्यू टू एडेप्टेशंस फॉर लाइफ इन सिमिलर हैबिटेट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अलग अलग जगह से आए पर कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेटा उल्टा हो गया। सन की रेज जो बाहर निकल रही थी वो अंदर की तरफ आने लग गई, तो अलग अलग जगह से आई पर आके बेटा सेम वहां पे सन में अंदर इकट्ठी हो गई। जो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज बिकम मोर सिमिलर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्पीशीज के बीच में वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, पर फिर भी वो एक जगह जब रहने आई तो वहां पे उस हिसाब से सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगी। वो कहते हैं कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कोई खून का रिश्ता नहीं है बट उनके मन मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, तो बेटा वो दोस्त है वहां पे। बायोकेमिकल एविडेंसेस की बात करते हैं। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स, अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज है प्रोटीन्स और जीन्स के अंदर तो बायोकेमिकल एविडेंसेस का काम करते हैं बेटा। जैसे कि बात करते हैं अपन एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब अपन आ चुके हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन पे। लास्ट एविडेंसेस की बात कर रहे हैं अपन। नेचुरल सिलेक्शन से कैसे एविडेंसेस मिलते हैं अपन को, इवोल्यूशन हुआ है इस धरती पे, कैसे मिलते हैं देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर द एनवायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इस धरती पे न जाने कितने ऑर्गेनिज्म आते हैं और चले गए, बट बात करें इस धरती पे वही रह पाया है लंबे टाइम तक बेटा जिसने अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ या बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट किया, और बेटा उसके अंदर चेंजेस भी आए, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए जिन्होंने उसने अपने आप को अडेप्ट किया उस बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ, और अपना नंबर भी यहाँ पे बढ़ाया, रिप्रोडक्शन भी बहुत भरपूर किया यहाँ पे। इसी प्रोसेस को अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है, उसने अपने आप को सेलेक्ट करवाया है नेचर के थ्रू, ये कह लो, बात एक ही है। नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है या उसने अपने अंदर वो कैरेक्टर्स ले आया जिसकी वजह से नेचर को उसको सेलेक्ट करना पड़ा कि हाँ यार तू, नेचर बदल रही है तो तू भी बदल रहा है, हम देख रहे हैं तुझे, इसलिए तू इस धरती पे रहेगा क्योंकि तू बदलाव कर सकता है, और जो बदल सकता है बदलती परिस्थितियों के साथ बेटा वही एग्जिस्ट कर पाता है। ये सत्य है, अब इसको कैसे भी ले लो। अगर अपन बात करें कि जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म अगर बदलती हुई कंडीशंस के साथ नहीं बदलता है, रिजिड रहता है ना बेटा, जो रिजिड रहते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। पर नेचर का तो लॉ ही यही है कि भाई साहब आप बदलोगे तभी आप एग्जिस्ट करोगे इस धरती पे, वरना निमट जाओगे किसी दिन, ठीक है। इन इंग्लैंड, अब देखते हैं एविडेंसेस कहां से इकट्ठे हुए। इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ एग्जांपल अपन देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन के। इंग्लैंड की बात है, सन 1850 की बात है यार, बड़ी पुरानी बात है, जब इंग्लैंड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात है। इंडस्ट्रीज आई नहीं थी इंग्लैंड के अंदर, ज्यादा पैसा वैसा था नहीं। देयर वर मोर वाइट विंग्ड मॉथ्स, वहां पे व्हाइट विंग मॉथ जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती थी पेड़ों के ऊपर, जिसका नाम था बिस्टन बिटेलेरिया, ट्रीज के ऊपर देखने को मिलती थी। और डार्क विंग मॉथ भी वहां पे थी पर वो कम देखने को मिलती थी, बिस्टन कार्बोनेरिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के अंदर फैक्ट्रियां खुलने लगी, और भाई साहब पूछो मत, फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चलने लगी, धुआं धुआं हो गया इंग्लैंड। और जब धुआं धुआं हुआ तो बेटा क्या हुआ कि पेड़ों के ऊपर, वहां पे बात करें कि बार्क के ऊपर काफी धुआं जमने लगा, पोल्यूशन होने लगा। तो अब मुसीबत खड़ी हुई, संकट पैदा हो गया किसके लिए, व्हाइट विंग्ड के लिए,
कैसे? जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है बेटा वो आसानी से दिखने लगी क्योंकि जैसे ही धुआं बार्क पे जमा काली हो गई, और काली होने के बाद बेटा बात करें कि वहां पे सफेद कॉन्ट्रास्ट तो आसानी से देखने को मिलेगा ना यार। तो बिस्टन बेटोलेरिया जो है आसानी से दिखाई देने लगी किनको? जो उसका शिकार करते थे। और जो पहले से काली थी बेटा उसका वक्त आ चुका था अब, और बेसिकली बात करें तो वो काली होने की वजह से वहां पे काला ही बेटा बार्क और काली वो, तो वो कैसे दिखाई देगी वहां पे? तो अब होने लगा इसका शिकार ज्यादा और इसका बहुत कम, इसने अपना नंबर बढ़ा लिया। अगर ये बात करें उस बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ खुद को बदल लेती और खुद की स्किन पे बेटा मेलेनिन सिंथेसिस करके ब्लैक हो जाती, तो शायद ये भी वहां पे अपना नंबर इंक्रीज कर रही होती और बच जाती। समझ में है नेचुरल सिलेक्शन? बिल्कुल सर। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन थिक ग्रोथ हो रखी थी व्हाइट कलर लाइकेन की जो ट्री को कवर कर रही थी, और बैकग्राउंड में वहां पे व्हाइट आराम से दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भाई साहब, खेल ही पूरा उल्टा पड़ गया, पास से उल्टे पड़ गया और निमट गया सारा। क्या? व्हाइट विंग मॉथ का जितना भी परिवार था सब निमट गया बेटा प्रे की वजह से वहां पे। ये फिगर आपको एनसीईआरटी का गिवन है, जैसा कि बता रखा है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या स्थिति थी और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख सकते हैं आसानी से व्हाइट विंग मॉथ दिखाई दे रही है। अरे अंधे को भी दिखाई दे जाएगी और शिकार हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है सर? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। भाई ये पुरानी बात है, एक कहानी सुनते हैं कि यार मच्छर काफी हुआ करते थे इंडिया के अंदर। हुआ क्या कि उन मच्छरों को भगाने के लिए जो है दवाई बनाई गई, फ्यूमिगेंट बनाया गया पाउडर फॉर्म में, फ्यूमिगेंट का मतलब स्प्रे फॉर्म में, और उस स्प्रे को जो है गलियों गलियों में पहुंचाया गया और स्प्रे किया गया। धुआं धुआं हो गया पूरा शहर बेटा, और धुआं धुआं होने से हुआ गया कि भाई साहब उस टाइम तो मॉस्किटो को बहुत हानि हुई। अब उसमें से कुछ मॉस्किटो ऐसे थे जो बच गए, न जाने कैसे भगवान के दया से, और उन्होंने अपने आप को बेटा क्या किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, निमट जाएगा पूरा परिवार। तो उन्होंने क्या किया वहां पे बेसिकली कि खुद के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, और चेंजेस में ये किया कि उन्होंने खुद को एवेल्युएट किया कि हम ऐसा करते हैं कि इस फ्यूमिगेंट के खिलाफ बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, ये फ्यूमिगेंट हम पे असर ही ना करे। तो क्या किया उन्होंने वाला कि बेसिकली चेंजेस लेके आए। अब चेंजेस से हुआ क्या कि अगली बार जब नगर निगम की गाड़ी फ्यूमिगेंट छिड़कने आई तो वो मजे में वहां पे बैठ रहे, आओ छिड़क दो, हमारा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हम चेंजेस लेके आ गए। यही इवोल्यूशन है। तो बेसिकली हर्बिसाइड्स के, पेस्टिसाइड्स के ज्यादा यूज करने से उन इंसेक्ट्स के अंदर ऐसे चेंजेस आए कि उन्होंने रेजिस्टेंट बना लिया अपने आप को उनके खिलाफ। अब वो कितना भी छिड़क लो आप वो काम ही नहीं करने वाले उनके ऊपर। तो यही क्या है बेटा नेचुरल सिलेक्शन थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन अपन ने बात करी यहाँ पे। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात करें तो एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं, एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, बट अगर अपन बात करें तो उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए हैं टाइम के साथ उनकी ईटिंग हैबिट्स के वजह से। जैसे कि डार्विन फिंचेस की अपन बात करते हैं, गैलापागोस आइलैंड के अंदर देखने को मिलती है। इनकी बीक के अंदर आप चेंजेस देख सकते हो। क्यों? इनकी जो हैबिट्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे कोई वुड पैकर है, कोई बेटा बात करें इंसेक्टिवोरस है, कोई ग्रेन ईटर है, तो सबकी बात करें बीक्स का यहाँ पे शेप भी अलग अलग है। ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। और बात करें एडेप्टिव रेडिएशन कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। अलग अलग जगह से आई बट सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगी एक ही जो है स्थिति पे आके, तो वही वहां पे बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स की बात करें जैसे कि मोल, आंट ईटर, माउस, लेमोर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वुल्फ, ये सब जो है बेटा एडेप्टिव रेडिएशन के ही एग्जांपल है। कैसे? अलग अलग जगह से आए बट एक ही जगह रहने की वजह से इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स वहां पे आना शुरू हो गए। मार्सुपियल्स के अंदर भी सेम ऐसा ही वहां पे देखने को मिला अपन को। ये मोल जो है ऑस्ट्रेलियन मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स में इतना सा डिफरेंस है कि प्लेसेंटल मैमल में मोल है और यहाँ पे मार्सुपियल मोल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम इवोल्यूशन हुआ है, सेम तरह से यहाँ पे कैरेक्टर्स वहां पे कैरी किए हैं दोनों ने। तो इस तरीके से चीजें वहां पे देख सकते हैं हम। एनसीईआरटी में प्लेसेंटल मैमल्स आप देख सकते हैं मोल और ऑस्ट्रेलियन मोल के अंदर कोई ज्यादा आपको डिफरेंस शो नहीं हो रहा। आंट ईटर भी देखेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस आपको शो नहीं हो रहा है, दोनों में सेम वहां पे कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से है। वहां पे जो थ्योरीज है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की वो तीन साइंटिस्ट, थ्योरी ऑफ लेमार्क, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी वेरीज की बात करनी है अपन को बेटा। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है सबसे पहले थ्योरी ऑफ लेमार्क की बात करते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि इवोल्यूशन जो है इस धरती पे
वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑर्गन को यूज करोगे तो वो उतना ज्यादा इवोल्यूट हो जाएगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। डिसयूज करोगे तो भाई साहब ऐसा है कि सुनोगे नहीं, भेजे का यूज नहीं करोगे तो भेजा भी किसी दिन निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अगर जिस चीज का यूज तुम करते रहे तो वो इस धरती पे एग्जिस्ट कर जाएगी, तुम्हारे अंदर भी एग्जिस्ट कर जाएगी। जैसा कि अपन देखिए इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन्स है, तो जिराफ का एग्जांपल उन्होंने दिया कि जिराफ पहले छोटी गर्दन का हुआ करता था। अब पता नहीं क्या भांग देके थ्योरी दे रहे थे, पर ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बताया उन्होंने कि जिराफ जो है छोटी गर्दन का हुआ करता था। टाइम के साथ ऐसा हुआ कि उसको पत्तियां खानी थी पेड़ की, और पत्तियां खानी थी तो नीचे तो वो जा नहीं सकता था, घास वो खाता नहीं था, पत्तियां ही खाता था वो। तो उसने क्या किया भाई साहब, उन्होंने कॉम्प्लेन पी पी के गर्दन जो है लंबी कर ली अपन ने, ठीक है, और लंबी करके और वहां पे पत्तियां खाने लग गए, और तब से जिराफ की गर्दन जो है लंबी है। बड़ी भारी थ्योरी है भाई साहब। एवोल्यूशन बाय डिसयूज, अगर ऐसा है कि स्नेक्स जो है उनके अंदर लिम्स हुआ करते थे एक टाइम पे, पर उन्होंने बेटा घिस घिस के चलना चालू कर दिया तो लिम्स किसी काम के नहीं रहे तो फिर उन्होंने गायब ही कर दी वो लिम्स। तो इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा था कि जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा, जितना उसको यूज नहीं करोगे उतना वो घट जाएगा। सच एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट टू सक्सेस। अच्छा, उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन में भी जो है इनहेरिट होंगे। बड़ी भारी चीज बताई यार भाई साहब। दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट द कैरेक्टर्स वर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। ये थ्योरी तो बिल्कुल सरासर झूठी साबित कर दी गई कि भाई साहब हो ही नहीं सकता ऐसा, कैसी बातें कर रहे हो यार, गांजा फूक के बोल रहे हो क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीन्स के बिना कोई कैरेक्टर बाहर जो है ट्रांसमिट हो जाए, अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाए। हाँ, असंभव है, मानते ही नहीं हम, क्या बात कर रहे हो। ये बात करी किसने बेटा, लेमार्किन्स थ्योरी पे। और डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो हुआ वो चार्ल्स डार्विन ने दी बेटा। दो की कॉन्सेप्ट थे, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर हम बैक्टीरियल कॉलोनी ए को लें और ग्रो करें एक मीडियम के अंदर, उस मीडियम का जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर दें, ठीक है, तो बात करें कि वहां पे जो थोड़ी बहुत कॉलोनी सर्वाइव करेगी 90% मर जाएगी, और 10% जो सर्वाइव करेगी उसको अपन नाम देते हैं कॉलोनी बी। तो वो कॉलोनी बी जो है नेचुरल ने उसको सेलेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ अपने अंदर चेंजेस ले लिए जिस वजह से वो मीडियम चेंज करने के बाद भी वहां पे जिंदा रह गई। ये किसने कहा, डार्विन ने कहा वहां पे। तो उन्होंने ये बताया कि नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। अगर उसने अपने आप को चेंज वहां पे कर लिया और उस मीडियम के अकॉर्डिंग वहां पे अपने आप को जो है अडेप्ट कर लिया, तो नेचर सेलेक्ट कर ली थी कि भाई साहब आज से आप, अच्छा आपने सेलेक्ट कर, ठीक है, अब आप ही यहाँ पे इवोल्यूट करोगे, आपका ही राज होने वाला है इस धरती के ऊपर। क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को यहाँ पे प्रूव किया है, एग्जिस्ट किया है इस लाइफ में चेंजेस लाके। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। थॉमस माल्थस ने भी जो है डार्विन के कुछ थ्योरीज के ऊपर वहां पे काम किया। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। नेचुरल सिलेक्शन जो है कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड है। हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं बेटा, ये कुछ माइनर म्यूटेशंस की अपन बात करें तो बेटा थॉमस माल्थस ने भी वहाँ पे पॉपुलर जो बेसिकली बात करें, थॉमस माल्थस ने भी वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डाला था डार्विन की थ्योरी पे, कुछ बातें उन्होंने करी थी। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स पे नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड होता है। हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, कुछ छोटे छोटे माइनर वेरिएशंस जो आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आने जरूरी हैं, तभी वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगा। ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिजम्स, जो ओवर प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिमोट जो है बात करें रिसोर्सेज लिमिटेड है वहाँ पे, तो उसके लिए लड़ाई होगी तो नेचुरल सिलेक्शन अपने आप वहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, खुद को वहाँ पे धरती पे जिंदा रखने के लिए दो स्पीशीज वहाँ पे स्ट्रगल करेगी और जो रह जाएगी बेटा वही नेचर ने सेलेक्ट करी है। बेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। इसी पे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वहाँ पे बेस्ड होती है। पॉपुलेशन साइज ग्रोज फास्टर इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूसेस मैक्सिमली। और बात करें रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे काफी जोर दिया है डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ने कि रिप्रोडक्टिवली काफी फिट होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म, तभी बेटा वो वहाँ पे अपना नंबर वहाँ पे काफी इंक्रीज कर पाएगा, जैसे कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन। बट पॉपुलेशन साइजेस आर लिमिटेड ड्यू टू कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। बट फिर जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो दो स्पीशीज की वजह से वहां पे जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चालू हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन चालू हो जाएगा दो स्पीशीज के बीच में। ओनली सम सर्वाइव्स एंड ग्रोज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिर उसमें से जो जिंदा रह जाएगी वो वहां पे जो है ग्रो कर जाएगी। नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया होगा बेटा। डार्विन ने कहा था कि डार्विन सेड दैट द ऑर्गेनिजम्स विद बेटर हेरिटेबल वेरिएशंस, जिनके वेरिएशंस हेरिटेबल भी होंगे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चले जाते होंगे, ताकि उनके जो आने वाली जनरेशन है वो भी एग्जिस्ट करें उस वेरिएशन के साथ और आगे उसी वेरिएशंस को ट्रांसफर करते रहें। तो भी बेटा बात करें कि बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करते हुए रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी, रिप्रोड्यूस करें सबसे ज्यादा प्रोजेनी इस धरती पे छोड़ दे, इट लीड्स टू अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर। इसी वजह से वहां पे नई स्पीशीज आती है।
मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, किस तरह से इवोल्यूशन होता है। डार्विन इग्नोर्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। डार्विन ने इग्नोर किया था ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये नहीं बताया उन्होंने, और मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन नहीं बताया कि स्पीशीज कैसे बनती हैं। ह्यूगो डी व्रीज प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डी व्रीज आगे आए और उन्होंने बताया कि म्यूटेशन थ्योरी बताई इवोल्यूशन की। ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्राइमरोज ओइनोथोरा लेमरकियाना, जिसको इवनिंग प्राइमरोज भी अपन कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ह्यूगो डी व्रीज ने कि भाई साहब म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कुछ सडन हेरिटेबल चेंजेस आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो हेरिटेबल चेंजेस आगे भी ट्रांसफर होते हैं, और वो म्यूटेशन कहलाते हैं बेटा। वो म्यूटेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और बात करें डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ रहने में हेल्प करेंगे, डिस्ट्रक्टिव है तो उसको एरेडिकेट वहाँ पे कर देंगे। और बेसिकली बात करें इसी म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है स्पीशीशन होता है, नई स्पीशीज म्यूटेशन से बनती है एकदम से, कोई सडन हेरिटेबल चेंजेस आने से, और नई स्पीशीशन वहाँ पे इस तरीके से होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करें या बात करें स्पीशीशन की, तो वो ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी से कहीं ना कहीं वहाँ पे अपन को समझ में आने लगा था बेटा। इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। मैकेनिज्म देख लिया, डार्विन की थ्योरी देख ली, बड़ा मजेदार टॉपिक है यार इवोल्यूशन, बड़ा मजेदार चैप्टर, पर क्वेश्चन भी मजेदार बनते हैं यहाँ से। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं। इट सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये दोनों भाई साहब मिलकर ये कहते थे कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी, अलील समझते हो ना क्या होती है, हाँ, जैसे हाइट, तो हाइट का स्मॉल टी और कैपिटल टी, वो अलील है। तो बात करें कि यहाँ पे बेसिकली जो अलील है पॉपुलेशन के अंदर वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है जनरेशन वहाँ पे। द जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर अलील्स इन ए पॉपुलेशन। ध्यान रखना है जीन पूल की डेफिनेशन, टोटल जीन्स एक पॉपुलेशन के अंदर और उसकी अलील्स भी, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। उनके अनुसार एक पॉपुलेशन के अंदर जीन जेनेटिक इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है, वेरिएशन नहीं आते। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू 1। सारी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो 1 होता है। मतलब बात करें वहां पे एक डिप्लॉयड पॉपुलेशन है, उसके अंदर बेटा पी एंड क्यू फ्रीक्वेंसीज है अलील्स ए की और स्मॉल ए की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है होमोजाइगस अलील की क्या हो गई, पी स्क्वायर हो गई, और बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए की क्या हो गई, वहां पे होमोजाइगस रिसेसिव की क्यू स्क्वायर हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल और स्मॉल ए क्या होगी, वहां पे 2p की होगी। ध्यान रखना है पी और क्यू फ्रीक्वेंसी है अलील ए की, कैपिटल ए की, और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी वो क्यू है। अगर होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो पी स्क्वायर है, होमोजाइगस रेसेसिव की बोल रहा है तो क्यू स्क्वायर है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे आ गई, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल एक्सपांशन है ए प्लस बी होल स्क्वायर का इक्वल्स टू 1। चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन कॉजेज डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है तो इसके अंदर बेटा ये p2pq और क्यू स्क्वायर के अंदर चेंजेस होता है और जेनेटिक इक्विलिब्रियम को चेंज करती है, और ये चेंज जो आता है इवोल्यूशन के दौरान आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से इस इक्वेशन के अंदर चेंज आता है। पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक माइग्रेशन या जीन फ्लो। फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में अगर जीन चली जाए बेटा या जीन माइग्रेट हो जाए तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है दोनों पॉपुलेशन के अंदर। इसमें से गई है तो इसमें माइनस, उसमें ऐड हुई है उसमें गई है तो उसमें प्लस। तो हेयर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। और अगर माइग्रेशन बार बार होने लगे तो उसको जीन फ्लो अपन कहते हैं। ध्यान रखना है इन टर्म्स को बेटा। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं, इट इज द एक्सीडेंटल जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कई बार क्या होता है कि बेटा नेचर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए कि यहाँ की जो स्पीशीज है वो दूसरी जगह चली गई और वहाँ पे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन उसने कर दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई वहाँ पे। Sometimes the change in frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original different population becomes founders and the effect is called founder effect. इसी को अपन फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। हुआ क्या कि एक पॉपुलेशन थी, आपके सामने बात करें, एक पॉपुलेशन थी पेरेंट पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, कोई भूकंप आया, उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन का हिस्सा जो है नई जगह चला गया बेटा, जिसको अपन ने बोटल नेक इफेक्ट बोला वहां पे, और ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया इस पॉपुलेशन के अंदर, चेंजेस आ गया कुछ। उस नई पॉपुलेशन ने वहां जाके एक नया स्पीशीज वहां पे बेटा बात करें कि नई स्पीशीज वहां पे ओरिजिनेट कर दी, तो इस पॉपुलेशन के मुकाबले इस पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। और बात करें कि यही फाउंडर इफेक्ट है, ये स्पीशीज जो नई गई है वहां पे वो फाउंडेशन लेड करी उसने नई स्पीशीज, इसलिए फाउंडर इफेक्ट। और बात करें बोटल इफेक्ट में, मतलब नई स्पीशीज, कुछ पुरानी इफेक्ट वहां में से कुछ पुरानी स्पीशीज वहां से लॉस हो चुकी है।
म्यूटेशन की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस रिजल्ट इन न्यू फिनोटाइप्स। कभी कभी म्यूटेशन जो होते हैं वहां पे हो जाते हैं और सडन चेंज होता है बेटा, जेनेटिक चेंज होता है जिसकी वजह से नई स्पीशीज वहां पे बन जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन में 3 तरह का, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की जो अपन बात करते हैं बेटा, उसका ग्राफ आप देख सकते हैं, पहले उससे समझते हैं। हियर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इन रिड्यूस्ड। समझने की कोशिश करते हैं, एक पॉपुलेशन अपने सामने है बेटा, उसके अंदर अपन हाइट को एक कैरेक्टर मान के चल रहे हैं कि एक हाइट जो है वो सबसे जो सुपर कैरेक्टर है वो है टॉल हाइट, जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर कैरेक्टर, एक्सट्रीम कैरेक्टर उसको अपन बोल रहे हैं। जो सबसे छोटी हाइट वाले उनको अपन बेटा बोल रहे हैं वहां पे बेटा बात करें कि एक्सट्रीम लो कैरेक्टर उसको अपन बोल रहे हैं, और बीच के जो है बेटा जिनकी हाइट मीडियम है उसको अपन मीन कैरेक्टर बोल रहे हैं, एवरेज कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है तो वहां ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करेंगे, न बहुत ज्यादा हाइट वाले होंगे न बहुत कम हाइट वाले होंगे, मीन हाइट वाले या एवरेज हाइट वाले सबसे ज्यादा होंगे उसके अंदर, और उसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अपन बोलेंगे। मीन हाइट वाले ज्यादा है, एवरेज हाइट वाले ज्यादा है, तो मीन वैल्यू ज्यादा आ रही है, कम जो सबसे ज्यादा हाइट वाले हैं वो कम है, जो सबसे कम हाइट वाले वो कम है, बाकी बीच वाले जो एवरेज हाइट वाले वो ज्यादा है बेटा। और यही बेसिकली क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम आता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन की जो अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे, या तो बात करें कि सबसे ज्यादा हाइट वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे यहाँ पे, या सबसे कम हाइट वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, जिनकी एवरेज हाइट है वो सबसे कम होंगे। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शनल सिलेक्शन। किसी एक की तरफ बेटा बात करें कि वहां पे ग्राफ एक तरफ ज्यादा होगा, सपोज करें कि इस तरफ ग्राफ ज्यादा है, तो बात करें कि यहाँ पे एक डायरेक्शन की तरफ ग्राफ ज्यादा है तो वहां पे एक कैरेक्टर को लेके वहां पे लोग ज्यादा हैं। फिर बात करें डिसरप्टिव सिलेक्शन, यहाँ पे बोथ इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ एक्सट्रीम आर फेवर्ड, मतलब इसमें दोनों ज्यादा हैं, ज्यादा हाइट वाले भी बहुत ज्यादा हैं और छोटी हाइट वाले भी बहुत ज्यादा हैं, मीन कैरेक्टर या एवरेज हाइट वाले बहुत कम है। इसको बोलते हैं बेटा डिसरप्टिव सिलेक्शन। इस तरह का ग्राफ इसका आता है बेटा। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अपन देखें तो प्रोटेरोजोइक एरिया जो कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो आया था बेटा, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पे आई थी। सम ऑफ द सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज O2, उसमें से कुछ सेल्स के अंदर एबिलिटी थी O2 रिलीज करने की फोटोसिंथेसिस करके, और बेटा आगे जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसने बनाए। पेलेओजोइक एरिया के अंदर बेटा 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स आए। ये एराज याद रखने आपको, 400 से 600 साल पहले बेटा मिलियन ईयर्स एगो पहले फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स थे वो इस धरती पे आए। उसके बाद 400 में बेटा आर्थ्रोपॉड्स सबसे पहले इस धरती पे आए। फिर बेटा 350 साल पहले, 350 मिलियन ईयर्स पहले बेटा जॉलेस फिशेज मिक्सिन और हैगफिश यहाँ पे आई बेटा, ठीक है। और उसके बाद 320 मिलियन ईयर्स एगो पहले सी वीड्स और कुछ और प्लांट्स इस धरती पे आए। एम्फीबियन से लेकर रेप्टाइल्स भी 320 मिलियन ईयर्स पहले आए बेटा, और वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक ऐसे एग शेल जो है वहाँ पे दिए जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग थी बेटा कैल्शियम की। 1938 में एक सीलोकैंथ फिश जो है वो साउथ अफ्रीका में पकड़ी गई, जो कि एक्सटिंक्ट सोच ली गई थी पर पकड़ी गई बेटा, और वे फर्स्ट एम्फीबियन थे जो कि इस धरती पे आए थे। The 325 मिलियन ईयर ओल्ड लॉफिन सीलोकैंथ इज स्टिल वेरी मच अलाइव। ये सीलोकैंथ फिश है जो पकड़ी गई थी, जो मान ली गई थी कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो सीलोकैंथ फिश पकड़ी गई वहां से साउथ अफ्रीका के अंदर से। मीजोजोइक एरा जो कि 200 मिलियन साल पहले आया बेटा, उसमें कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो है वाटर में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे कि इक्थियोसोरस वहां पे आए बेटा। तो लैंड रेप्टाइल्स जो है वो सबसे पहले डायनासोर इस धरती पे रहे थे बेटा। उसके अंदर टायरानोसोरस रेक्स था, लार्जेस्ट डायनासोर था, 20 फीट इन हाइट, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, फाड़ देता तोड़ देता बिल्कुल। ट्राइसेरोटोरस टॉप्स आए बेटा, टेरानोडॉन आए, स्टेगोसोरस आए और ब्रेकियोसोरस। ब्रेकियोसोरस वेज बिल्कुल बात करें कैसे थे, हर्बीवोरस थे बेटा। इक्थियोसोरस थी ये टायरानोसोरस रेक्स इस धरती पे जो आए कार्निवोरस थे और फाड़ देते थे, डैगर लाइक टीथ थे, बिल्कुल निमटा देते थे आदमी को। ये ट्राइसेरोप्टरस थे बेटा। ये टेरानोडॉन जो उड़ सकते थे वो थे। ये स्टेगोसोरस थे बेटा। और ब्रेकियोसोरस ह्यूज, स्टेगोसोरस इस तरह से दिखाई देते थे, जुरासिक पार्क तो देखी होगी। ये ब्रेकियोसोरस ह्यूज थे बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े बात करें इस धरती पे, और प्लांट्स को ही बेटा डील करते थे, ये ट्रीज को ही बेटा खाते थे वहां पे।
ये थे ब्रैकियोसॉरस। सीनोजोइक एरा के 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं बेटा। डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए, कुछ कारण उनके रहे वहाँ पे। फर्स्ट मैमल्स जो है इस धरती पे आए, जब डायनासोर चले गए तब मैमल्स आए बेटा। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, इनके फॉसिल स्मॉल साइज थे। साउथ अमेरिका के अंदर देवर मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्सेस, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन के एनिमल्स के द्वारा इनको दबा दिया गया जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ा गया। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव कर गए क्योंकि वहाँ पे कोई और उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए था नहीं। एनसीईआरटी की बात करें बेटा, ये याद रखनी अपन को चीज़ें। पैलोजोइक एरा के अंदर आप देख सकते हैं पैलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। बात करें ब्रायोफाइट्स सबसे ज़्यादा इस धरती पे बेटा सीनोजोइक एरा के अंदर वहाँ पे इन्होंने अपने आप को फैलाया था इस धरती पे। बात करें जो है इनका जो फैलाव चालू हो गया था वो कार्बोनिफेरस पीरियड से ही चालू हो गया था बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अपन फर्न्स की, तो फर्न्स का जो एवोल्यूशन है बेटा वो डेमोनियन पीरियड से ही चालू हो गया था और अपने आप को इन्होंने सीनोजोइक एरा के अंदर काफ़ी फैला लिया। बात करें कॉनिफर्स की, तो जो है परमियन पीरियड के अंदर कार्बोनिफेरस पीरियड से फैलाना चालू किया बेटा। इनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ट्राइसिक और जुरासिक पीरियड इनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बात करें अपन किसकी बेटा यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, तो इनका जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्रेटेशियस से चालू हुआ, सीनोजोइक एरा के अंदर इन्होंने अपने आप को फैला लिया बेटा वहाँ पे। ये प्लांट्स का एवोल्यूशन है। और एनिमल्स की बात करें बेटा अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स जो आए थे एक्सटिंक्ट हो गए, उन्होंने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया, सोरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। सोरोप्सिड्स ने बेटा अपनी आपकी जो है टर्टल्स वहाँ पे और लिजार्ड्स, और बात करें फिर सोरोप्सिड्स से अलग हुए वहाँ पे बेटा, बात करें यहाँ पे क्रोकोडाइल्स आए यहाँ पे, ठीक है। और बात करें कि थिकोडोंट्स, ठीक है, थिकोडोंट्स से क्रोकोडाइल वहाँ पे ओरिजिनेट हुए, टॉर्टोरस वहाँ पे ओरिजिनेट हुए, स्नेक्स वहाँ पे ओरिजिनेट हुए सोरोप्सिड्स से। और साइनेप्सिड्स से बेटा बात करें वहाँ पे प्लेकियोसोरस, उसके बाद बेटा बात करें कि थेरेप्सिड्स, और थेरेप्सिड्स से बेटा वहाँ पे मैमल्स ओरिजिनेट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रेप्टाइल से सारे जो है एव्स, एम्फीबियंस और बात करें मैमल्स वहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करनी है, हम कैसे इवोल्यूट हुए, बड़े इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज़ें कि हम कैसे वहाँ पे जो है इस धरती पे आए हैं। होमोनिड फैमिली की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं हर फैमिली का जो है देख सकते हैं आप, स्कल का जो साइज है, जो स्ट्रक्चर है, बहुत अलग अलग है यार। डायरोपिथेकस की बात करते हैं और रामापिथेकस की बात करते हैं। डायरोपिथेकस और बात करें रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर से वो इस धरती पे थे। डायरोपिथेकस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मोर एप लाइक थे, एप जैसे ज़्यादा दिखते थे। और रामापिथेकस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा ह्यूमन लाइक ज़्यादा दिखते थे। दोनों हेरी थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजी, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चला करते थे बेटा। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टैंजानिया और इथियोपिया के अंदर आपको रामापिथेकस के जो हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे फॉसिल्स। बात करें अपन 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स इस धरती पे आए जिनकी हाइट 4 फीट तक हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस की बात करें 2 मिलियन ईयर्स एगो इस धरती पे आए बेटा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस तरह से दिखाई देता था। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स के अंदर अपन को इसके जो है फॉसिल्स देखने को मिले हैं। ये हंट करता था स्टोन वेपन्स के साथ और फ्रूट्स को खाता था। होमो हैबिलिस की बात करें बेटा अपन, तो वो ह्यूमन लाइक ज़्यादा दिखता था बेटा। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग दिखता था होमिनिड। 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी इसकी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मीट ईट नहीं करता था। ब्रेन कैपेसिटीज पूछी जाती है बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर। होमो हैबिलिस इस तरीके से दिखाई देता अपन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे होमो हैबिलिस इस तरीके से दिखाई देता था अपन को, बड़ा मासूम दिखाई दे रहा है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस जो है बेटा ये 1.5 मिलियन ईयर्स हो गए इस धरती पे थे और लार्ज ब्रेन इनका होता था। 900 सीसी की कैपेसिटी इनकी होती थी और ये मीट जो है ऐड करते तो इनको वेपन्स बनाना वहाँ पे पड़ता था, क्योंकि मीट खाएंगे तो वेपन्स वहाँ पे बनाना ज़रूरी है। फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देते थे। फायर वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो फायर का यूज़ सबसे पहले इन्होंने किया था। इनका स्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से रहता था होमो इरेक्टस का स्कल। निएंडरथल मैन की बात करें अपन, निएंडरथल मैन जो है बेटा 40,000 से 1 लाख साल पहले देखे गए हैं। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी है, 1400 सीसी। इंजन की कैपेसिटी नहीं बेटा, ब्रेन की कैपेसिटी क्रेनियल कैपेसिटी है। ये बेटा ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर दिखाई दिए। इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइट्स वहाँ पे बनाई बेटा, जानवरों को मार के। बरीड देयर डेड, ये डेड को बरीड किया करते थे, धरती में गाड़ा करते थे। होमो सेपियंस या मॉडर्न मैन की अपन बात करें तो इस तरीके से वो इस धरती पे आया। 10,000 साल से 75,000 साल पहले इस धरती पे आए हैं बेटा अपन। प्री हिस्टोरिक केव एड डेवलप जो की थी, केव्स के अंदर आपको जो पेंटिंग्स दिखाई देती हैं
वो इन्हीं ने डेवलप की थी 18,000 साल पहले बेटा। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स इन्होंने स्टार्ट किए थे 10,000 साल पहले। कंपैरिजन अपन करें स्कल्स का बेटा, तो एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का स्कल आप देख सकते हैं ऐसा है, बेबी चिंपांजी का ऐसा होता है और एडल्ट चिंपांजी का ऐसा होता है। तो ये अपन ने ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करी, ये पूरा चैप्टर अपन ने देखा कि यार बड़ा जोरदार चैप्टर, कहाँ से शुरुआत करी थी अपन ने, एविडेंस से शुरुआत करी थी, ह्यूमन एवोल्यूशन पे खत्म किया। चीज़ों को समझा जाना कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इवोल्यूट किए, क्या उनके अंदर चेंजेस आए। ह्यूमन एवोल्यूशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा यार। वेपन स्टोन के बनाते थे और फिर आगे जाके फायर का यूज़ उन्होंने करना शुरू किया, हंटिंग का फिर उन्होंने शुरू किया और उसके बाद पेंटिंग्स या केव आर्ट्स उन्होंने डेवलप करी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, जो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। और बात करें एविडेंसेस एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, डार्विन की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपन ने बात करी यहाँ पे एवोल्यूशन की, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, सारी बातें डिस्कस करी और बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।